बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। दोस्तों, दुनिया की स्टेज के ऊपर बड़ी जल्दी तब्दीलियां सामने आ रही हैं, लेकिन क्या वो तब्दीलियां कुछ स्ट्रेटेजिक तब्दीलियां हैं या नई बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद टैक्टिकल कुछ तब्दीलियां लाई गई हैं? क्योंकि महसूस ये हो रहा है कि जिस तरह हमने देखा कि ट्रंप के ज़माने के अंदर एक जो रीजनल ऑर्डर मिडल ईस्ट का वो चेंज होता हुआ हमें नजर आया, जिसके अंदर अरब और इजरायली एक साइड पे थे और दूसरी तरफ ईरान एक साइड पे था। और अमेरिका की टोटल सपोर्ट हासिल थी अरब और इजरायली साइड को कि ईरान को न्यूट्रलाइज करे। और मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी आपको पता है कि हर महीने हर हफ्ते बल्कि नई सैंक्शंस लगाई जा रही थी। और इसी दौरान हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान जो अरबों के बहुत करीब तरीन मुल्क था, और आपको ये जान के हैरत होगी कि सबसे पहले यूएई को तस्लीम करने वाला मुल्क पाकिस्तान था। सऊदी अरब की अपनी तामीर के अंदर पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया, और कोई भी मसला आया तो पाकिस्तान पहले सबसे पहले जो रिएक्शन आता था वो पाकिस्तान की तरफ से आता था। लेकिन 2016 में हम यमन की जंग में शामिल नहीं हुए, एक नाराजगी वो चल रही थी। फिर चाइना के करीब हमारे होने के और अमेरिका के करीब अरबों के होने की वजह से भी हमने देखा कि कुछ जो है टेंशन पैदा हुई, जिसमें एक 2018-19 में जब वजीर आजम ने दौरा किया सऊदी अरब का और अरब अमारात का, तो कुछ प्लेजेस उन्होंने की। फिर हमने देखा 2019 के अंदर जो है मोहम्मद बिन सलमान भी इधर आए और बड़ा उसको हम लोगों ने बहुत वीआईपी, हमारे मीडिया के अंदर बहुत वीआईपी कवरेज दी है। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ वजूहात की वजह से हमारे ऊपर दबाव डाला गया कि इसराइल को तस्लीम कर लो, इंडिया जो है कश्मीर की बात ना करो, क्योंकि कश्मीर भी की बात इसलिए ना करो क्योंकि इंडिया अमेरिकन कैंप में है और अमेरिका का करीबी इत्तेहादी बन के उभर रहा है। तो हम पे प्रेशर डाला गया, और जो पैसे जब हम उस प्रेशर पे अपने कोर नेशनल इंटरेस्ट पे पाकिस्तान ने कॉम्प्रोमाइज़ करने से इनकार किया, तो हमसे पैसे मांगे गए, डेफर पेमेंट रोक दी गई, हमारे लोगों को निकालने की बात हुई और दबे लफ्ज़ों हमें अपनी जो एक डिस्प्लेजर देने की कोशिश की। फिर बाइडन आ गया। बाइडन आने के बाद टेक्टिकल अप्रोच ये हुई कि पहले जो हम देख रहे थे अरब और इसराइली वर्सेस ईरानियन, अब वो ईरान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें न्यूक्लियर जो मुआहदा है उसे रिवाइव करने की बात हो रही है। जवाद जरीफ ने पिछले हफ्ते जो एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने कुछ शराइत रखी थी, और हम देख रहे हैं अमेरिका ने उनमें से अक्सर शराइत तस्लीम कर ली हैं, जिसमें सऊदी अरब और यूएई को हथियारों की फरोख्त, हूतीज जो है यमन जंग जो है खत्म हो रही है, अमेरिका बाहर निकल आया और प्रेशराइज कर रहा है। नंबर टू, हूतीज को टेरर लिस्ट से उन्होंने निकाल दिया। तो आगे हालात क्या बन रहे हैं, इस पे हम अपने सीनियर हमारे तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं और गहरी नज़र रखते हैं, ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट के अंदर, क्योंकि मिडल ईस्ट में इनका काम करने का तजर्बा भी है। हामिद मशरकी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सर, सलाम। बाइडेन के आने के बाद जो एक पॉलिटिकल ऑर्डर में चेंज आ रही थी, आप उस चेंज को कैसे आगे बढ़ता हुआ देखते हैं? बहुत शुक्रिया बिलाल। देखिए, बात यह है कि हमने देखा कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी ना, उसकी जितनी भी पॉलिसीज थी वो बहुत ही ज्यादा हार्श थी और वन साइडेड थी। और उसके अंदर ये था कि जो अपोजिट साइड थी उसके ऊपर बहुत एग्रेशन था उसके खिलाफ, चाहे वो पैलेस्टाइन और इसराइल का मामला हो, कैपिटल को शिफ्ट करने का मामला हो, या इंडिया और पाकिस्तान के मामलात हो, या हम रीजन के अंदर देखें। लेकिन ट्रंप के बाद जो बाइडेन ने जिस तरह इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी बड़ा वाज़ेह तौर पर कुछ चीज़ों में स्टैंड लिया कि जी मैं ये चाहूँगा कि हम जो है वो इलाके के अंदर एड्रेस करें इश्यूज़ को। भारत के हवाले से भी बात हुई और फिर इसराइल के हवाले से भी उन्होंने उस खुले अल्फाज में उसकी हमायत नहीं की। बात ये है कि मैं नहीं कहूँगा कि कोई बुनियादी पॉलिसी में कोई तब्दीली आ जाएगी, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि जो बाइडेन उस तरह का वो जो एग्रेसिवनेस थी इसराइल को तस्लीम कराने की, बजोर डंडे के जोर पे या हर तरह अरब ममालिक को, देखिए मैं आपको बताऊं, मिनिस्टर हैं वो इंडिया जाते हैं, 40 साल में 45 साल में पहला दौरा है। इस तरह खित्ते के डायनामिक्स एकदम अब चेंज होते नजर आ रहे हैं। उसके अंदर तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये कि आपने जो बाइडेन अपने खारजा पॉलिसी में, ट्रंप की सारी खारजा पॉलिसी का महवर ही ईरान बनता जा रहा था। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये एक चेंज है। अमेरिकन दो तरह की पॉलिसी बनाते हैं। एक पॉलिसी उनकी होती है
जो उनकी स्टेट पॉलिसी के तौर पे आपको नजर आती है, और एक पॉलिसी उनकी होती है जो पेंटागन में बन रही होती है, जिसमें कोई चेंज नहीं आती कि जी खित्ते में किसको कितना रोल देना है, खित्ते के अंदर किससे कितना काम लेना है। जब जिससे काम ले लेते हैं उसका रोल भी कम कर देते हैं, जिससे काम लेना होता है उसको एकदम उठा देते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये अब ईरान के जरिए कुछ कुछ दो और कुछ लो की पॉलिसी पे आ जाएंगे। ईरान से इन्होंने, अगर ये होती इसको इन्होंने निकाला है टेररिस्ट की लिस्ट से, यमन जंग से बाहर आए हैं, तो इसका मतलब ये कि अमेरिका इसके बदले ईरान से कुछ चाहेगा भी। अगर ईरान के ऊपर मुआशी पाबंदियों की थोड़ी सी ईजमेंट आएगी तेल बेचने के हवाले से या दूसरे हवाले से, तो कहीं ना कहीं ये ईरान से कोई ऐसा फायदा लेंगे, चाहे वो खित्ते में इंडिया के साथ मिलकर चाइना को काउंटर करने की बात हो, चाहे वो खित्ते के अंदर अरबों के साथ थोड़ी मुफाहमत की राह हो, या इसराइल की कम मुखालफत हो, जो इतनी खुलम खुला ईरान का एक स्टैंड आता है, शायद उसमें कोई कंप्रोमाइज करवाना चाहें। तो इस सूरत हाल के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका की पॉलिसी चेंज हुई है। मैं समझता हूँ अमेरिका के मकासद वही रहेंगे, उनको हासिल करने का रास्ता थोड़ा सा बदला है। उनके मकासद खित्ते के अंदर दो ही बड़े हैं, एक ये कि चाइना को रोका जाए, चाइना को काउंटर किया जाए, सी पैक के हवाले से, वन वन बेल्ट वन रूट के हवाले से, गवादर के हवाले से, चाबहार के हवाले से, और वस्ती एशियाई रियासतों के हवाले से, एक्सेस के हवाले से। लेकिन उनका जो मकसद है वो दो ही है। चाइना के साथ एक आप उसके अंदर एक उसको जितना डिले कर सकें, चाइना की, देखें चाइना की तरक्की को आप रोक नहीं सकते, आप सिर्फ डिले कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। और दूसरा उनका यह है कि इसराइल का खित्ते में जो असर रसूख है वो बढ़ाया जाए। जहां तक भारत की बात है, हो सकता है कि भारत के ऊपर जो बाइडेन की जो डेमोक्रेटिक सोच है वो थोड़ा सा प्रेशर डाले, कश्मीर के हवाले से भी और अकलियतों के हवाले से भी। लेकिन अगेन मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा वाजे ब्रेक थ्रू ले सकेगी जो बाइडेन इंतजामिया इन नेक्स्ट 6 मंथ। और उसके बाद क्या होगा 6 माह के अंदर, आपको बताऊं, हम पाकिस्तानी अवाम की बात करते हैं ना, अमरीकी अवाम की यादाश्त हमसे भी बुरी है। वो 6 महीने बाद भूल जाएंगे कि हमारे सदर ने आने से पहले क्या बातें की क्या थी। बात है। वो भी उसी तरह हो जाएगा कि जी उसी सूरत हाल पे चल पड़ेंगे। तो सर, ये 6 महीने पाकिस्तान के पास बड़े क्रिटिकल हैं, जितना दबाव डाल सकता है अमेरिका पे डाले। बहुत सारी रीजन है, अफगानिस्तान से इनखला, तालिबान से मुज़ाकरा। अभी जो यूएनओ की रिपोर्ट आई है 3 फरवरी को, आपने देखी होगी, जो अफगानिस्तान के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान के किरदार को बड़ा सराहा गया है। तो ये सारे पाकिस्तान के पास प्लस पॉइंट है। पाकिस्तान को खित्ते के अंदर इस सूरत हाल का फायदा उठाने की कोशिश करनी है, लेकिन साथ साथ मोहतात रहना है कि अमेरिका बहरहाल पाकिस्तान और चाइना के जो मुश्तरका मफादात हैं उनको कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि उनको रेजिस्ट करेगा। सर यहाँ पे मैं आपसे जो सवाल करना चाहूंगा, इनफैक्ट दो सवाल होंगे। हमने देखा कि जब ये बाइडेन पिछले एक डेढ़ हफ्ते के अंदर ईरान के एटीट्यूड के अंदर भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अभी जो इनका डिफेंस मिनिस्टर है, ईरानियन डिफेंस मिनिस्टर, एक दो दिन पहले बिपिन रावत से, सीडीएस से भी मिला है और इंडिया के अंदर मौजूद है। और तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पे जो जज्बाती बातें हुई हैं कि हमारी कल्चरल सिमिलैरिटीज भी हैं, डिफेंस में भी हमारा एक जैसा है। तो यही ईरान था जिससे तेल लेने से इनकार कर दिया था इंडिया ने। और अब सुना है दो चाबहार के लिए दो बड़ी ट्रेन जो है वो भी गिफ्ट की गई हैं, और रेलवे के प्रोजेक्ट में भी दोबारा आ रहा है। एक तो ये कॉन्टेक्स्ट हमें थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, या तो ईरान पिछड़ा है या ईरान जो है वो। अच्छा, इसी चीज को जब हम जहन में रखते हैं तो हमें फिर वो 400 बिलियन के मुआहदे की भी याद आ जाता है जो रिसेंटली पिछले साल चाइना के साथ किया है। तो ईरानियन एग्जैक्टली, पॉलिसी आप क्या देख रहे हैं, किस हद तक चाबहार ईरान, के ऊपर। सर किस हद तक ईरान जो है वो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा क्लैश होता हुआ नजर आ रहा है। फिर आपको याद होगा कि पिछले महीने जवाद जरीफ ने सोलो न्यूज को कहा था कि हम फातिमियों को एक्टिवेट कर सकते हैं। अच्छा, वो एक्टिवेट किसके खिलाफ करेंगे, दाइश के खिलाफ करेंगे, या फिर क्योंकि जो तालिबान का भी डेलीगेशन तेहरान से होके गया है, अगर मैं इंडियन मीडिया के ऊपर, खासतौर पर भद्रा कुमार के ऊपर यकीन करूं, तो वो कहता है कि वहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो ईरानी मानने के लिए तैयार नहीं है तालिबान की। वो कह रहे हैं कि हम आपकी गवर्नमेंट में आपको नहीं देखेंगे। तो हालात तो ऐसे लग रहे हैं कि एकदम जिस कॉन्फ्लिक्ट को ट्रंप ने पानी डालने की कोशिश की थी, अब लगता है कि वो दोबारा उभरता हुआ तालिबान की तरफ से भी आगे के इस दफा ज्यादा सख्त जंग होगी। एक तो सवाल ये हो गया, ईरानियन पॉलिसी आपको क्या समझ आ रही है, क्या आप देखते हैं?
नंबर टू, ये अरब जो हमारे खिलाफ हो गए थे, जैसे ही पॉलिसी चेंज हुई, अमेरिका की थोड़ी सी हमें टेक्टिकल उनकी अप्रोच में डिफरेंस नजर आया, तो यही आप जो है पाकिस्तान के साथ करीब भी आना चाह रहे हैं, मोहब्बत और प्यार की दोबारा बातें शुरू हो गई हैं। तो वो रिया रफीक जो है वो अब मेरे ख्याल में 60s वाला रफीक हो गया है, जो 90s के बाद रफीक हुआ तो वो शायद वो मतलब चेंज हो गया है। तो इसको आप किस तरह देखें, क्या आप एक स्ट्रेटेजिक सेटअप जाहिर होता हुआ देखें? आपका जो पहला सवाल है ईरान के हवाले से, उसमें बिलाल मैं ये कहूँगा कि देखें, ईरान ने पिछले 10-12 साल पाबंदियों की वजह से जिस मुआशी सूरत हाल से अंदरूनी तौर पर गुजर रहा है, ईरान के अंदर खुद एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है कि जी चाहे कुछ भी किया जाए, अपनी मईशत को दुरुस्त किया जाए। अवाम के अंदर आपको याद होगा 2016 में एक दो बहुत बड़े मुजाहरे भी हुए तेहरान में, फिर रिपोर्ट भी हुए, 2017 में भी अनरेस्ट आया। बात यह है कि आप जो भी कर लें, जब अवाम के अंदर मुआशी तौर पर बदहाली आएगी तो वो मुल्क की जो बुनियादी असास है उसको हिलाएगी। अब ईरान के पास दो ही चॉइस रह जाती थी। एक तो ईरान के पास चॉइस थी कि वो भरपूर तरीके से चाइना का अलाई बन जाता और चाइना के साथ चल पड़ता, जिस तरह के चाबहार के हवाले से नजर आया, जब 400 मिलियन या बिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट था उससे भारत पूरा नहीं कर सका, वो ट्रेन प्रोजेक्ट भी नहीं हुआ और ईरान ने फौरन अपना जो वजन है वो चाइना की तरफ डालना शुरू किया। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, इससे एक बात वाज़ेह हो गई है कि ईरान भी अभी चाइना का वो रोल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं नहीं है। ईरान ये समझता है कि वो इंडिया के साथ मिलकर शायद उस रोल को रेजिस्ट कर सकता है, उस चाइना के उस प्लान को जिसके अंदर गवादर की बड़ी अहमियत है। और वो जो बात हो रही थी कि जी बदकिस्मती की बात यह है कि मुसलमान इकट्ठे होने की बजाय कहीं यूएई गवादर के खिलाफ अपने इकदामात पर उतर आता है, कहीं ओमान इकदामात पर उतर आता है और कहीं अब ईरान चाबहार की शक्ल में पिछले 6-7 साल से एक्टिव है। ठीक है, और वो इसको गवादर का अल्टरनेट के तौर पर दुनिया के आगे पेश कर रहा है। बात ये है कि काश ऐसा होता कि पाकिस्तान ईरान मिलकर, जिस तरह चाइना ने कहा जी कि हम दोनों जो पोर्ट्स हैं, दोनों बंदरगाहें हैं, उनसे इकट्ठा काम ले सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट बजाय करेंगे ये जी। कि दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ जाएं। लेकिन अब इंडिया दोबारा मैं समझता हूं कि जाल में फंसा रहा है ईरान को। ईरान को दोबारा से ट्रैप किया जा रहा है और ईरान की मजबूरियां कह लें और एक ये कह लें कि पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की वो जो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है उसमें जो ईरान का खत्म होता हुआ रोल है, उस सारी सूरत हाल में ईरान को फिर लग रहा है कि शायद वो वही सूरत हाल बेहतर है उसके लिए कि वो इंडिया के साथ अलाई बन के चाबहार को उस हवाले से दोबारा एक्टिव करे। लेकिन मैं आपको इसमें एक और बात बताता चलूं, हमेशा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है। वो ये कि सर 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 मेरा ख्याल है ईरान, हाँ मेरा ख्याल है ईरान को ये सौदा जो है ये महंगा पड़ जाएगा। क्यों? भारत पे आप ईरान रिलाय करके गलती करेगा, क्योंकि भारत ने जिस तरह आपने पहले भी कहा कि जहां पर भी ऐसा मौका आया जहां इसराइल मुखालिफ मौकफ की जरूरत पड़ी या अमेरिका मुखालिफ मौकफ की जरूरत पड़ी या मुसलमानों के हक में किसी मौकफ की जरूरत पड़ी तो भारत ने ईरान को पीठ दिखाई है। तो ईरान मैं समझता हूं कि गलती करेगा जो इंडिया पर एतबार करेगा। उसके मुकाबले में अगर ईरान अपने आप को दोबारा खित्ते में मजबूत करना चाहता है तो उसके लिए बेहतर रास्ता तो चाइना के साथ जाने में है। लेकिन इससे इनकार नहीं कि अभी वो सैंक्शंस में रिलीफ लेने के लिए और अपना शायद ज्यादा हम कह सकते हैं अपना पलड़े में वजन बढ़ाने के लिए अभी वो भारत के साथ थोड़ा बहुत ये करेगा चाबहार की एक्टिविटी। दूसरी बात जो आपने कही अपना पाकिस्तान के हवाले से, उसके अंदर मैं यही कहूंगा कि जी देखिए दो चीजें हैं। पाकिस्तान का जो खित्ते में रोल है वो चाइना के साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अरब ममालिक के साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का रोल नहीं कोई डिनाई कर सकता। पाकिस्तान से आप दोस्ती या थोड़ी सी फासला तो कर सकते हैं, बात यह है कि पाकिस्तान का रोल कैसे आप कम कर सकते हैं, जबकि सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान की अफवाज ने ट्रेनिंग दी है, पाकिस्तान ने सऊदीया की फौज जहां आज खड़ी है वो पाकिस्तान के की मरहूने वजह मिन्नत है। से मैं बिल्कुल। आपको यहाँ एक और बात बताता चलूं कि जब भारतीय आर्मी चीफ सऊदी अरब आए तो सऊदी अरब के आर्मी चीफ ने उनको सल्यूट नहीं किया बल्कि कैप के बगैर उनके साथ मिले, जो कि प्रोटोकॉल में होता है कि देन यू डोंट हैव टू सल्यूट इट।
ठीक है। सो ये एक वो रेजिस्टेंस है जो सऊदी अरब की आर्मी के अंदर कहीं ना कहीं है, या जो आम सऊदी है वो कहीं ना कहीं ये बात समझता है कि भारत या हिंदू से दोस्ती जो है वो घाटे का सौदा है, एज कंपेयर टू पाकिस्तान जैसे बाएतबार, मुखलिस और पक्के दोस्त के। पाकिस्तान की मुखलिसी पे कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की सिंसेरिटी विद सऊदी अरब, हमारी एफिलिएशन विद सऊदी अरब या अरब ममालिक पे कोई शक नहीं है। वो अपना जो पलड़ा है वो कभी उधर कर देते हैं, कभी उधर कर देते हैं। हमारा तो बड़ा एक स्ट्रेट रास्ता है। एक और चीज बताऊं, मैंने एक जगह बड़ी एक अच्छी बात कहा जी कि ये जो अभी बाइडन इंतजामिया आई है, इससे अरब ममालिक को एक तरह से रिलीफ भी मिला है। इसको आप रिलीफ के तौर पे देखें। वो प्रेशर जो ट्रंप इंतजामिया ने डाला हुआ था, इसराइल को तस्लीम करो, इसराइल, अरब, सऊदी अरब ने, जिसको कहते हैं ना, हम अंदर से दिन गिन गिन कर गुजारे कि ट्रंप से जान छुट जाए। वो जो सऊदी अरब को धमकियां लगाता था कि हम एक दिन में खत्म कर देंगे, हम आपसे पैसे लेंगे, हम आपको सर्विसेज देते हैं, हम ये कर, उस सारे माहौल ने सऊदी अरब को अंदर से बड़ा परेशान किया हुआ था। और ट्रंप की हार दरअसल सऊदी अरब के बहुत फायदे में गई है, और इसीलिए सऊदी अरब ने वो टाइम गिनकर गुजारा, इसराइल को एलानिया तौर पर तस्लीम नहीं किया, चाहे कैसी कैसी खबरें आई। उसके अंदर नेतन्याहू के विजिट की खबर आ गई और खबरें आई, लेकिन इसको कहते हैं कि टेक्निकली उन्होंने ये वक्त गुजार दिया, और उसका फायदा ये हुआ कि अब सऊदी अरब दोबारा उस पोजीशन में आ गया है जिसमें वो मुसलमान ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात एतबार वाले और एतमाद वाले बहाल कर सके। और आखिरी बात अब उर्दू में यही कहूंगा कि अब वो सऊदी अरब और यूएई को भी पाकिस्तान के साथ पुरानी तनख्वाह पर ताल्लुकात बहाल करने पड़ेंगे, यानी उसी डील पर, उसी अंदाज से जिसमें पाकिस्तान के मुफादात का भी ख्याल करना लेकिन अब पड़ेगा। ताल्लुकात और वो नहीं होंगे, पुराने वाले नहीं होंगे। ये भी कंफर्म अच्छा, बात है कि हाँ, अब पाकिस्तान इसके अंदर वंस बिटन ट्वाइस क्या है। पाकिस्तान ने एक, हाँ, पाकिस्तान ने इसमें एक सबक सीख लिया। पाकिस्तान ने इसमें एक चीज सीख ली जो कि पाकिस्तान ने कभी नहीं सोचा था, कि सऊदी अरब और यूएई या गल्फ कंट्रीज भी हमसे इस तरह मुंह मोड़ सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि इसका पाकिस्तान को फायदा हुआ। पाकिस्तान ने जिस तरह $2 अरब दिनों में वापस किया, पाकिस्तान को फायदा हुआ। दो चीजें, एक, सऊदी अरब के जहन से ये बात निकल गई कि जी हम इनके बगैर सरवाइव नहीं कर सकते, हम इनके तेल के बगैर नहीं जिंदा रह सकते, हम इनके कर्जों के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। और दूसरा, पाकिस्तान को ये समझ आ गई कि हम इनके बगैर रह सकते हैं। ऐसे यानी ही जब आज इंसान भूख काट लेता है तो फिर समझ आ जाती है कि यार इसके बगैर भी मैं सरवाइव कर सकता हूँ। सर, आखिरी सवाल, छोटा सवाल। आज टर्किश स्पेशल फोर्सेस पाकिस्तान आई हैं एक्सरसाइज के लिए। बड़ा प्यारा मुल्क है जिसने अच्छे हालात में तो साथ दिया ही दिया, बुरे हालात में भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। तो बाइडेन इंतजामिया की एक पॉलिसी तो हमें नजर आ रही है कि टर्की को स्नब किया जाए। अच्छा, अब सऊदी अरब ने भी दोबारा टर्की के साथ बड़ा अच्छा, एक था जो शाह सलमान ने ज़ल्ज़ले के बाद एर्दोगान साहब को फ़ोन कॉल की और उस पे दुःख का इज़हार किया। तो टर्की का क्या रोल देखें, पाकिस्तान का रोल, और क्या अब अरब दोबारा उसी तरीके से कन्फ्रंटेशन की तरफ जाना चाहेंगे, या क्या आपको आउटकम नज़र आ रही है अगले कुछ अरसे के अंदर? फिलहाल इसके अंदर जो सबसे अहम बात है ना, वो ये है कि जो आर्मीनिया अजरबैजान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को एक खामोश पैगाम भेज दिया। वो ये था कि पाकिस्तान और तुर्की मिलकर दुनिया की किसी भी कुव्वत को शिकस्त दे सकते हैं। वो आर्मीनिया की शिकस्त नहीं थी, वो उसकी हमायत याफ्ता रशिया की भी शिकस्त थी, वो उसके हमायत याफ्ता अमेरिका की भी शिकस्त थी। जब आर्मीनिया और अजरबैजान की बात आती है तो मैं आपको बताता चलूं कि आर्मीनिया का क्रिश्चियन कंट्री और अजरबैजान का मुसलमान और तुर्कों के हवाले से होने की वजह से अमेरिका और रशिया दोनों चाहते थे कि आर्मीनिया इसमें जीते और अजरबैजान की शिकस्त हो, जबकि पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान ने मिलकर जिस तरह उसको शिकस्त दी है, और उसके बाद पाकिस्तान ने अब ये जो आप टर्किश जो ट्रूप्स की ट्रेनिंग की बात करें, ये उसी तसलसल का हिस्सा है जिसका मकसद ये है कि खित्ते के अंदर अब अस्करी लिहाज से भी एक ऐसा छोटी सी ट्राइका वजूद में आ जाए जो एक दूसरे की हिफाजत की जमानत कर बने। और मैं ये समझता हूं कि ये वही सोच है जो 1973 की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में भुट्टो साहब ने दी कि एक मुश्तरक बनाई जाए, जो कि असल है
ये मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह आगे चलकर मज़ीद मज़बूत होंगे। और जब आपका दिफ़ा एक जैसा हो जाता है, फिर आप एक-दूसरे की जो मईशत है उसके साथ भी जुड़ जाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान तुर्की के साथ अपनी मईशत को भी बढ़ा रहा है, अपने दिफ़ा के लिए भी काम कर रहा है, और ये आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में बहुत खुशाइन चीज़ है कि दुनिया को ये नज़र आ जाएगा, जिस तरह कई बार तैयब उर्दगान ने कहा, पाकिस्तान ने भी इस तरह कहा कि जी तुर्की पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, तुर्की पर हमला। और इस तरह आगे अज़रबैजान भी, उनकी भी हमारे साथ ट्रूप्स की ट्रेनिंग चली, उनको भी हमने ट्रेन किया, सारा कुछ किया। तो इस हवाले से हम खित्ते के अंदर ना सिर्फ लीडिंग रोल की तरफ जा रहे हैं, बल्कि हम अस्करी कुव्वत के हिसाब से भी लीडिंग रोल की तरफ जा रहे हैं, अलॉन्ग विद टर्की। टर्की और पाकिस्तान इंशाअल्लाह, मेरा ख्याल है कि अरबों को भी बाद में इसका फायदा होना है। मैं आपको बताऊं, इवेंचुअली जो आप इस्लाम की थ्योरी समझें तो मुसलमानों का दिफा मुसलमान ने ही करना है, ऐसे ही। बाद में अरबों ने भी हमारे पास आना है, बाद में सब ने हमारे पास आना है। तो हम उस जंग की तैयारी कर रहे हैं जिनका अरबों को एहसास ही नहीं है, या जिनका अरबों को इदराक नहीं है। बात बिल्कुल सिर्फ इतनी सी है, हम सर। उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, हम अपना दिफा भी तैयार कर रहे हैं और उनके लिए भी दिफा तैयार कर बेशक रहे सर, बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। जाते जाते हैं। मैं माई सिर्फ ये प्लेजर। कहूँगा कि टेक्निकल चेंजेस आ रही हैं, कुछ ज़्यादा वो कहते हैं कि खुशी नहीं मनानी चाहिए, और काफ़ी नए बिल्कुल चैलेंजेस आ ऐसे रहे हैं। ट्रंप ने दो हिस्सों में डिवाइड किया। अब यहाँ पे एक तरफ अरब्स होंगे, एक तरफ ईरानियंस होंगे, और इनको बैलेंस कर रहा होगा इसराइल। तो हालात ऐसे ही। आगे के जो आ रहे हैं, काफ़ी चैलेंजेस लेके आ रहे हैं, हमें अपनी आंखें खोलनी होंगी। और एक और बात के, तमाम अपनी सेक्टेरियन और अपनी बाकी लॉयल्टीज को छोड़ के पाकिस्तान के साथ लॉयल होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान आलमी इस्लाम का एक मजबूत बाजू है। पाकिस्तान मजबूत है, आलमी बिल्कुल। इस्लाम मजबूत है। अंटिल नेक्स्ट तजिया, मुझे मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।